तो देखो जी बच्चों जी, मनी के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है वो तो वैसे तो है बार्टर सिस्टम। ठीक है, पहले टॉपिक का नाम है बार्टर सिस्टम। तो हो सकता है बार्टर सिस्टम एग्जैक्ट हमारे सिलेबस में ना हो या उसका कोई क्वेश्चन हमसे ना पूछे, लेकिन हमें पता होना चाहिए। तो बार्टर सिस्टम तो बेसिकली ये होता है कि जिसमें हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं गुड्स एक्सचेंज्ड फॉर गुड्स, है ना। तो इसमें दो आदमी होते हैं, एक आदमी अपना गुड दूसरे को देता है, दूसरा आदमी अपना गुड पहले को देता है। तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। और इस तरह का पुराने ज़माने में ये जो सिस्टम होता था उस इकनॉमी को कहा जाता था सीसी इकनॉमी। सीसी इकनॉमी का मतलब कमोडिटी टू कमोडिटी इकनॉमी, ठीक है ना। अब लेकिन पॉइंट ये है कि बार्टर सिस्टम के अंदर कुछ लिमिटेशंस थे, उनका ब्रीफ आइडिया आपको होना चाहिए। मतलब कुछ कमियां थी बार्टर सिस्टम के अंदर जब हम गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे। जैसे एक लिमिटेशन था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। मतलब अब जो चीज़ मुझे चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, जो आपको चाहिए वो मेरे पास होनी चाहिए, तभी तो हम दोनों अपनी चीज़ें एक्सचेंज कर पाएंगे ना। तो देखो ऐसा होना कितना बड़ा इत्तेफाक है कि मुझे एप्पल चाहिए, आपको गाड़ी चाहिए, तो मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए और तुम्हारे पास एप्पल होना चाहिए, तो तब हम एक्सचेंज कर पाएंगे। तो ये बड़ी दिक्कत आती थी बार्टर सिस्टम के अंदर। दूसरा हम कह सकते हैं लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू। अब मैं अगर आज आपको कहूँ कि चलो भाई एक एप्पल मैं आपको दूंगा, बदले में अपनी गाड़ी मुझे दे दो, तो आज आप कर लोगे एक्सचेंज? नहीं, क्योंकि आज आपको वैल्यू पता है। आज आपको पता है कि गाड़ी की वैल्यू ज़्यादा है, एप्पल की कम है, लेकिन बार्टर में ये वैल्यू को निकालने का कोई मतलब साधन नहीं था, तो लैक ऑफ कह सकते हैं भाई, मेजर ऑफ वैल्यू था उस समय। इसके अलावा तीसरी समस्या कह सकते हैं हाँ लैक ऑफ स्टोर ऑफ वेल्थ। अब आप अगर चाहो कि मैं वेल्थ को स्टोर करके रख लूँ, तो बार्टर सिस्टम में आप किस फॉर्म में रखोगे भैया? तो क्रॉप के फॉर्म में रखोगे, सामान के फॉर्म में रखोगे। अब सामान तो सड़ जाएगा, सामान तो ख़राब हो जाएगा, स्टोरेज कॉस्ट लगेगी, तो बहुत झमेले होते थे वेल्थ को स्टोर करके रखने में बार्टर सिस्टम में। और क्या दिक्कत आती थी? लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब कि जैसे आपको अगर किश्तों में पैसे देने हो, तो आज तो आप मज़े से इंस्टॉलमेंट में पैसे दे सकते हो कि सर आधे पैसे आज देंगे, आधे पैसे बाद में देंगे। लेकिन अब बार्टर सिस्टम में मान लो आप घोड़ा एक्सचेंज कर रहे हो, तो ऐसा तो करना मुश्किल है कि घोड़े की 2 टांगें आज दे देंगे, घोड़े की बाकी 2 टांगें 1 हफ्ते बाद दे देंगे। तो मतलब ये कि बार्टर में ये सब समस्याएं मेनली हुआ करती थी। अब इन सब समस्याओं को बेसिकली दूर करके, है ना, इन सब समस्याओं को दूर करके ही कुछ ऐसा लाया जाने की कोशिश की गई कि भाई जिनमें ये समस्या ना आए। तो वहाँ से हम कह सकते हैं कि मनी का जन्म हो गया, क्योंकि मनी एक ऐसी चीज़ मिल गई हमें जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड थी, है ना, और जिसमें ये सारी समस्याएं दूर कर दी मनी ने। अब ये सारी समस्याएं मतलब मनी ने कैसे दूर करी? देखो, अब जो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है वो समस्या दूर हो गई, क्योंकि मनी जो है वो कैसे एक्ट करता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। यानी कि अब आपको अगर कोई भी चीज़ खरीदनी है तो आप बाज़ार जाते हो, पैसे देते हो, ख़रीद लेते हो। कोई भी चीज़ बेचनी है तो बाज़ार जाते हो, बेचते हो, पैसे ले लेते हो। तो यानी कि अब आपको कोई ऐसा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स वाला आदमी नहीं चाहिए जिससे जाके एक्सचेंज करना पड़े, तो आपकी समस्या दूर हो गई। तो ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है। दूसरा फंक्शन क्या मनी का? मेजर ऑफ वैल्यू, राइट। अब पहले बार्टर में यही दिक्कत आती थी ना कि मैं बोलता हूँ कि एप्पल ले लो और गाड़ी दे दो, तो आप मना कर दोगे अब, क्योंकि अब आपको हर चीज़ की वैल्यू पता है। तो आज के ज़माने में हर चीज़ की वैल्यू मनी की टर्म्स में की जाती है, तो हम इसको बोलते हैं मेजर ऑफ वैल्यू। अच्छा, ये दोनों प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। सेकेंडरी फंक्शन क्या है मनी का? स्टोर ऑफ वैल्यू या स्टोर ऑफ वेल्थ, कुछ भी कह सकते हो। अब मनी के फॉर्म में अगर आपको अपनी वेल्थ स्टोर करके रखनी है तो कितना ईजी है। देखो आजकल तो डिजिटल है, आपने 10-12 बिटकॉइन खरीद के रख लिया डिजिटल वॉलेट में, तो बस देखो आपके पास वेल्थ कितनी क्रिएट हो जाएगी। तो अब आजकल वेल्थ को स्टोर करके रखना वेरी सिंपल है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। अब आज आप देखते हो कि इंस्टॉलमेंट में पे करना है, किस्तों में पे करना है, या आज आप देखते हो कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंक्स का मतलब जन्म ही इस फंक्शन की वजह से हुआ। नहीं तो बार्टर सिस्टम में बैंक क्या करते कि घोड़ा ले लो उधार पे, तो ऐसा थोड़ी ना होता।
तो मनी के आने की वजह से बार्टर की सारी समस्याएं दूर हो गई और मनी जो है वो इस तरह से आ गया और ये मनी के बेसिकली फंक्शंस बन गए। तो पहले मतलब दोनों को हम कहते हैं प्राइमरी फंक्शन, पता होना चाहिए, बस लिख देता हूँ। इसे बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, बेसिक जानकारी है। और इन दोनों को बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी। तो बेसिकली मनी ने जन्म ले लिया, मनी का जन्म हो गया। अब मनी जो है वो वैसे जन्म तो ले चुका, लेकिन अब आज के ज़माने की अगर हम बात करें तो इसमें हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ता है। इस टॉपिक का नाम क्या होता है? मनी सप्लाई, है ना। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई मनी सप्लाई किसे कहते हैं। तो मनी सप्लाई का मतलब बताओ, ऑनलाइन वाले चीतों को पता है मनी सप्लाई का मतलब? हाँ बिल्कुल सही बताया कृष्ण ने भी। तो मनी सप्लाई का मतलब है स्टॉक कॉन्सेप्ट, है ना, कल हमने पढ़ा था बेसिकली। तो मनी सप्लाई है तो स्टॉक कॉन्सेप्ट, और इसका मतलब ये है, ऐसा लिख देता हूँ कि टोटल स्टॉक ऑफ मनी, है ना, टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक। भाई लोगों के पास जितना भी स्टॉक ऑफ मनी है, पैसा है, हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कह सकते हो, उसे हम मनी सप्लाई कहते हैं। लेकिन अब इसमें यह ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि मनी का मतलब कि कुछ सारा ही मनी ले लेंगे हम। इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं मनी सप्लाई के अंदर, मतलब इसके कंपोनेंट्स क्या हैं मनी सप्लाई के, बताओ जी। वेरी गुड। एक तो कंपोनेंट होता है करेंसी एंड कॉइन्स। तो जो भी आपके पास करेंसी नोट्स हैं अभी आपकी जेब में, या जो भी सिक्के लेकर आप घूम रहे हो अभी, वो आ जाएंगे करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स। दूसरा क्या आ जाएंगे? डिमांड डिपॉजिट्स। जो भी मान लो आप डिमांड डिपॉजिट्स करवाते हो, कहाँ पर करवाते हो? विद कमर्शियल बैंक, है ना। और तीसरा क्या आ जाता है? अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। ये कुछ एनबीएफसीज वगैरह करवाते हैं, आरबीआई के पास अपना कुछ पैसा डिपॉजिट, जो हमें मतलब ज़्यादा उससे मतलब नहीं है, ना हमसे पूछने वाला। तो बेसिकली ये कुछ चीज़ें हैं जो तीन चीज़ों को मतलब जोड़कर हम कह सकते हैं कि ये मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स होते हैं। तो जैसे इसको अगर हम सिंबल दें तो करेंसी एंड कॉइन्स को दे दें सीसी, डिमांड डिपॉजिट्स को दे दें डीडी, और अदर डिपॉजिट्स को दे दें ओडी। तो बेसिकली मनी सप्लाई के हम कह सकते हैं ये तीन कंपोनेंट्स बन गए, सीसी प्लस डीडी प्लस ओडी। हाँ, मतलब डिमांड डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स नहीं लेना। और इस मेजर ऑफ मनी सप्लाई को M1 बोलते हैं। तो हमें खाली कोर्स के मुताबिक वैसे तो M1 ही पढ़ना है, लेकिन फिर भी मैं M2 M3 के फॉर्मूले बेसिक लिख देता हूँ, ज्ञान रूपी पता होने चाहिए कि M1 जो होता है वो तो मनी का एक मेजर है ही है, लेकिन साथ ही साथ M2 भी होता है। तो M2 का फॉर्मूला बच्चों को नहीं पता होगा, सर पता है हमें। तो M2 का फॉर्मूला है, हाँ, M1 प्लस सेविंग्स डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो ये बन गया M2। फिर और थोड़ा इससे बड़ा अगर हम मेजर ले लें जिसमें और पैसा इन्वॉल्व करना हो तो M3 भी बन सकता है, उसका फॉर्मूला हो गया M1 प्लस टाइम डिपॉजिट्स। तो टाइम डिपॉजिट्स को कहते हैं कृष भाई FD, हाँ FD। और बड़ा मेजर लेना हो तो मान लो हम कह सकते हैं M4, उसका फॉर्मूला हो गया M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। लेकिन उसमें कौन से वाले नहीं लेने? एक्सक्लूडिंग, वो तो अलग है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स NSC। नहीं, स्टार्टिंग वाला नहीं, ये पहले पुराने ज़माने में चला करते थे, सेविंग सर्टिफिकेट बोलते थे इन्हें। ये डाक खाना जो होता था, डाकघर, वो दिया करते थे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो उस पैसे को नहीं लेना। ये बेसिकली आरबीआई ने परिभाषाएं दे रखी है, तो आपको इसमें ज़्यादा बुद्धि नहीं लगानी कि ये क्या हो रहा है,
ये सब आरबीआई ने डिफाइन कर रखे हैं, मनी सप्लाई के अलग अलग मेजर्स हैं, पर आपके लिए मेन M1 है जो आपको वैसे ध्यान रखना है। चलो अब एक स्टार पॉइंट बताना है आपको। अगर एक बैंक ने किसी दूसरे बैंक में कोई डिपॉजिट करवा रखा है तो क्या आप उन्हें भी मनी सप्लाई में लोगे? बताइए जी, ऑनलाइन के चीते। ओके, हाँ जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इंटर बैंक डिपॉजिट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई, बिल्कुल सही। इंटर बैंक डिपॉजिट्स जो होता है उनको मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करना। तो अगर एक बैंक ने दूसरे बैंक में कोई अपना डिमांड डिपॉजिट या किसी भी तरह का डिपॉजिट रख रखा है तो उसको हम मनी सप्लाई में नहीं काउंट करेंगे। वेरी गुड, शाबाश, बच्चों ने सबने नो भेजा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मनी। अब मनी के बाद आता है जी दूसरा हमारा मतलब सब टॉपिक कह सकते हैं चैप्टर का, वो क्या हो गया? बैंकिंग। नहीं, टाइप्स ऑफ मनी जो है वो आपको एनसीईआरटी वगैरह वगैरह किताबों में दे रखे हैं, पर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। हाई पावर्ड मनी, फिएट मनी, फिड्यूशरी मनी, ये वो फलाना ढमकाना, तो वो आप बस रीड कर सकते हो वैसे अगर मन करे तो, पर मेरे हिसाब से आप उसको ना भी पढ़ो तो चल जाएगा, मतलब एज़ पर द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस तो नहीं है। अब शुरू करते हैं कहानी बैंक्स की। तो बैंक्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स और दूसरे को बोलते हैं सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में अंतर ये है कि सेंट्रल बैंक जो होता है वो पूरे देश में सिर्फ एक होता है, यानी कि हम कह सकते हैं वो एक एपेक्स बॉडी है। तो सेंट्रल बैंक जो होता है वो होता है पूरे देश में एक, क्योंकि वो क्या होता है? वो होता है एक एपेक्स बॉडी, मतलब पूरे बैंकों का सबसे बड़ा दादाजी कह सकते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो गया, क्या हो गया? इंडिया के अंदर आरबीआई है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये इंडिया में दादाजी है, यानी कि सेंट्रल बैंक है। बाकी कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं इनकी मेन चीज़ ये होती है कि ये पब्लिक के साथ डील करते हैं, है ना, और इनका मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाने का। तो ये सेंट्रल बैंक से बिल्कुल अलग होते हैं, ये कह सकते हैं हम। जैसे एग्जांपल आप कुछ भी ले सकते हो कि भाई आईसीआईसीआई बैंक है ना, एचडीएफसी बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक है, तो इनका काम है मुनाफा कमाने का। अब कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनके भी अपने फंक्शंस होते हैं और सेंट्रल बैंक जो होता है उनके भी अपने फंक्शंस होते हैं। तो आपको वैसे कोर्स के मुताबिक मतलब फंक्शंस पर ही मेनली फोकस करना है। अब कमर्शियल बैंक के जो मेन फंक्शंस है वो हमारे सिलेबस में नहीं है कृष भाई, ठीक है। हमारे सिलेबस में कमर्शियल बैंक के सिर्फ एक ही फंक्शन के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना होता है, वो कौन सा होता है? क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन, है ना, तो हम उस पर फोकस करेंगे। बाकी जो सेंट्रल बैंक है उसके तो बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, मतलब 7 पॉइंट्स कह लो होते हैं, तो उनके बारे में भी हम डिस्कस आगे करेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम 1 बाय 1 ले लेते हैं। तो क्रेडिट क्रिएशन की बात कर लेते हैं, जो कमर्शियल बैंक का फंक्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों जी, इसको अच्छे से करके जाना, मतलब इसमें कुछ भी छोड़ने का नहीं, इसमें कुछ भी अपनी बुद्धि नहीं लगानी ज़्यादा कि ये छोड़ दो वो छोड़ दो, सब कुछ करके जाना है। तो इसमें देखो क्या क्या बातें सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो लीगल रिजर्व रेशो। तो लीगल रिजर्व रेशो क्या होता है? हाँ, मतलब इसका सिंपल एक वो समझा देता हूँ कि मान लो किसी बैंक के पास एक डिपॉजिट आया 100 रुपये का, तो बैंक कभी भी उस डिपॉजिट में से पूरा का पूरा पैसा लोन के तौर पर नहीं दे सकता। बैंक को कुछ पोर्शन उसमें अलग करना पड़ता है, मान लेते हैं 20 रुपीज़ या 20% हो गया। तो बैंक अगर लोन देना भी चाहता है तो उस डिपॉजिट में से सिर्फ कितना ही लोन देगा? 80। तो जो बैंक अपने पास ये अलग से रोक लेता है अमाउंट, उसको हम कह सकते हैं लीगल रिजर्व रेशियो। अब इस लीगल रिजर्व रेशियो में भी एक हिस्सा ऐसा होता है जो उसे विद आरबीआई रखना पड़ता है, और एक हिस्सा ऐसा होता है जो हम कहते हैं कि वो
कमर्शियल बैंक अपने पास ही खुद रखता है। तो जो वो आरबीआई के पास रखता है, मान लेते हैं उसने 12 रुपये आरबीआई के पास रखे, उसे क्या बोलेंगे? सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। और जो बचे हुए 8 रुपये उसने अपने पास ही रख लिए, उसको क्या बोल देंगे? एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब तुम्हें ये पता है कृष भाई कि ये जो 8 रुपये कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है, ये किस फॉर्म में रख सकता है? मतलब 8 रुपये क्या वो एक एक के 8 सिक्के रखे अपने पास? लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रख सकता है, बिल्कुल सही। तो ये 8 रुपये किस फॉर्म में रख सकता है? लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में। लिक्विड एसेट्स में या तो कैश आता है, या गोल्ड आता है, या अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज आती हैं। सर ये कौन सी चिड़िया का नाम लिख रहे हो आप? अनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़। तो आप सिक्योरिटीज़ मेनली याद रखो। अनएनकम्बर्ड का मतलब ऐसा होता है जिस पे कोई चार्ज ना लगा हो, जिसको कहीं गिरवी ना रखा गया हो, उन सिक्योरिटीज़ को अनएनकम्बर्ड बोलते हैं। तो ये 2 शब्दों से बना है, मतलब ऐसा समझ लो, अन अलग है और एनकम्बर्ड अलग हो गया। तो एनकम्बर्ड का मतलब होता है गिरवी रखना, तो अन लगाने का मतलब हो गया कि गिरवी नहीं। तो अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ में हम इस एसएलआर को रख सकते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। अब देखता हूँ, अब ऑनलाइन वाले बच्चे तैयार हो जाओ जल्दी से बताने के लिए सबसे मुद्दे की बात। मनी क्रिएशन के अजम्पशंस बताओ, 2 हैं। मतलब कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएट करेंगे, वेरी गुड। और दूसरा, वेरी गुड। अरे वाह कृष भाई ऑन फायर आज तो, कृष भाई ओपी। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो 2 अजम्पशंस हैं बच्चों क्रेडिट क्रिएशन की, मतलब शॉर्ट में लिख देता हूँ। एक तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि वन बैंक इन इकनॉमी, पूरी इकनॉमी में बस एक ही बैंक है, मतलब ऐसा एज्यूम करो कि पूरे देश में एक ही बैंक है, वाह, लेकिन सोचना है हमें तो। और दूसरी अजम्पशन ये है कि ऑल रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आर रूटेड थ्रू बैंक ओनली। मतलब अगर मुझे किसी को पैसे देने हैं तो मैं उसके बैंक के खाते में डालूंगा, मतलब कैश है ही नहीं, कैशलेस इकनॉमी है ये एज्यूम कर रहे हैं। तो ऑल रिसिप्ट्स एंड ऑल पेमेंट्स आर रूटेड थ्रू बैंक ओनली। ये 2 अजम्पशंस हैं, है ना, ये 2 मतलब मनगढ़ंत बातें हम एज्यूम करते हैं इस टॉपिक के अंदर, लेकिन ठीक है चलो अब जो है तो है। तो ये हो गए जी अजम्पशंस। इसके बाद तीसरी चीज़ ये भी पता होनी चाहिए कि क्रेडिट क्रिएशन जो है डिपेंड्स अपॉन, क्रेडिट का क्रिएशन जो है वो 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कृष भाई बताओ वो भी क्या क्या? कौन सा वाला? वेरी गुड। और दूसरा? नहीं। तो कृष ने एक बताया, एक आप बताओ बच्चों। वेरी गुड, बता दिया रुचिका ने, ऑनलाइन की चीती। तो एक होता है इनिशियल डिपॉजिट, कि सबसे पहले बैंक में कितने रुपए डिपॉजिट आए उस पर निर्भर करता है। और दूसरा लीगल रिजर्व रेशियो LRR, कि LRR कितना है ना, उस पर डिपेंड करता है। यही तो मेन खेल है ना। तो अब देखते हैं, एक बार वर्किंग करके समझा देता हूँ कि क्रेडिट क्रिएशन आखिर बैंक करता कैसे है ना, वो भी यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो देखो क्रेडिट क्रिएशन की वर्किंग जो है बहुत ही सिंपल है। जैसे कल आपने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करी थी ना वर्किंग, बिल्कुल उसकी तरह ही होती है। जैसे मान लो बैंक के पास 1000 रुपये का सबसे पहले इनिशियल डिपॉजिट आया, राउंड 1, ठीक है ना। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि बैंक 20% उसमें से अपने पास LRR रखता है, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ। तो बचे हुए 800 रुपये वो क्या कर देगा, लोन दे देगा किसी को। अब जिस आदमी को 800 रुपये का लोन मिलेगा वो क्या करेगा 800 रुपये का? भाई वो 800 का कुछ भी करेगा, चाहे जलेबी खाए, मोमोज खाए, बर्गर खाए, मतलब खर्चा करेगा, हाँ, और होगा वो बैंक से ही। तो जिस आदमी को वो पे करेगा, तो बेसिकली राउंड 2 में वो 800 रुपये उस दूसरे आदमी के बैंक के खाते में डिपॉजिट के रूप में ही आने हैं अल्टीमेटली, क्योंकि कैश तो है नहीं इकनॉमी में, वो तो बैंक में ही पैसा आएगा, कैशलेस है। तो जब ये 800 रुपये बैंक को दूसरा डिपॉजिट मिलता है तो बैंक इसका
20% अपने पास रख लेता है रिज़र्व और अगेन उसमें से 640 का लोन दे देता है किसी और को। फिर बैंक जिसको 640 का लोन देता है तो वो भी खर्चा करेगा, तो वो किसी तीसरे आदमी को मिल जाएगा, तो वो उसके खाते में डिपॉजिट हो जाएंगे 640। फिर अगेन बैंक उस 640 का 20% अपने पास रख लेगा 128 और बचे हुए 512 रुपये लोन दे देगा। तो ये ना चलता रहेगा ये प्रक्रिया, जिसको लोन मिला वो डिपॉजिट करता रहेगा, डिपॉजिट का 20% बैंक रखता रहेगा। तो बताओ कृष भाई ये प्रोसेस आखिर रुकेगा कब? वेरी गुड, तो कृष भाई ऑन फायर हैं आज, कृष भाई ओपी। तो जब इनिशियल डिपॉजिट, याद रखना है प्रोसेस रुकेगा कब, ये लिखना होगा अंग्रेजी में आपको, जब इनिशियल डिपॉजिट एलआरआर के टोटल के मतलब बराबर हो जाएगा, ये कह सकते हो आप, तो ये प्रोसेस आके रुक जाएगा। और प्रोसेस रुकने पर हमें पता लगेगा कि हमारे पास टोटल डिपॉजिट्स कितने हो गए, 5000 के हो गए, और लोन भी अगर हमें लिखना हो कि कितना लोन दे चुके हम, तो 4000 का लोन दे चुके। तो बेसिकली ये हमें कैसे पता चला, अब वो बता देता हूँ। हमें मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन का एक फॉर्मूला जो है उसका उपयोग करना है, वो है इनिशियल डिपॉजिट इनटू 1/LRR। तो जैसे हमने इनिशियल डिपॉजिट करा था 1000 रुपये का और हमारा LRR जो था वो 20% था, तो 20% को हम 0.2 लिख सकते हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लोगे तो 5000 आ जाएगा। तो इसका मतलब मनी क्रिएशन हमें ऐसे पता चला कि इकनॉमी में 5000 रुपये का टोटल मनी क्रिएट हो गया। तो अब बताओ कृष भाई एक छोटा 1 नंबरी क्वेश्चन, 1/LRR को क्या कहते हैं? खाली अगर 1/LRR सॉल्व किया जाए तो इसे क्या कहते हैं? बताओ ऑनलाइन के चीतो। हाँ, जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ भाई वो बिल्कुल सफिशिएंट है, वो अच्छे से करना। मनी मल्टीप्लायर, वेरी गुड। तो ऑनलाइन के चीतों ने बता दिया। तो इसे कहते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो ठीक है कनिष्का दीदी, समझ आया आपको? ठीक है। अनमोल पूछ रहे सर टोटल लोन कैसे निकाला, तो बताओ कैसे निकाला क्रिश टोटल लोन? 5000 टोटल डिपॉजिट पता चली गया, 1000 रुपये LRR पता चली गया, माइनस करके निकाल दिया 4000। हाँ, ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था बैंकिंग का, बिल्कुल सही, ठीक है ना। मनी मल्टीप्लायर, सारी बातें इसमें हो गई। अब इसके बाद जो है टॉपिक, आखिरी टॉपिक, वो बेसिकली है सेंट्रल बैंक का। अब सेंट्रल बैंक में आपसे क्या पूछता है? एक ही चीज़ पूछता है कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस बताओ, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो वो मुझे ऐसा लगता है कि आपको काफ़ी सारे पता ही होंगे, बट फिर भी 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो बस आप मुझे बताते रहना। जैसे सबसे पहला फंक्शन है बैंक ऑफ इशू। तो बैंक ऑफ इशू फंक्शन के बारे में पता है आपको कि जो किसी भी देश में करेंसी नोट्स होते हैं वो कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक। तो भारत में भी मतलब 2 रुपये और उससे ऊपर के जो भी नोट्स हैं वो कौन इशू करता है? RBI। और 1 रुपये जो है वो कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो हम ये कह सकते हैं कि मोटा मोटा RBI जो है वो बैंक ऑफ इशू है, क्योंकि सारी मेजर करेंसीज तो RBI ही इशू करता है, नोट छापना RBI का ही काम होता है। इसी तरह उसका दूसरा फंक्शन होता है बैंकर, एडवाइज़र एंड एजेंट टू। बताओ किसका एडवाइज़र, बैंकर और एजेंट है? वो गवर्नमेंट का, सरकार का, बिल्कुल सही। तो भैया सरकार को एडवाइस भी ये देता है, सरकार का एजेंट भी ये है, मतलब उसके बिहाफ पे काम करता है, और सरकार का जितना भी पैसा है उसे भी कौन संभाल के रखता है, या मतलब उसको भी कौन बैंक रखता है अपने पास? RBI। तो गवर्नमेंट का बैंकर भी वही है RBI, गवर्नमेंट का एजेंट भी वही है RBI, और गवर्नमेंट का एडवाइज़र भी वही है RBI। इसके बाद तीसरा फंक्शन क्या है RBI का? कस्टोडियन ऑफ, वो भी है, और नेशनल रिजर्व्स ऑफ
इंटरनेशनल करेंसी। अब हमारे देश में भाई साहब इतनी सारी इंटरनेशनल करेंसी है, डॉलर्स हैं, यूरोज़ हैं, पाउंड्स हैं, ठीक है ना, येन हैं, तो ये सब देश में इतनी सारी फॉरेन करेंसी को कौन संभाल के रखेगा? आरबीआई। तो आरबीआई के पास एक बहुत बड़ा बक्सा है, ऐसा समझ लो, जिसमें आरबीआई ये सारा इंटरनेशनल करेंसी संभाल के रखता है। गोल्ड भी संभाल के रखता है, मतलब गोल्ड भी इसके अंदर बहुत सारा संभाल के रखता है, तो ये भी आरबीआई का फंक्शन है। इसके अलावा कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना कि कमर्शियल बैंक जो होते हैं वो अपना कुछ पैसा, जिसको आप सीआरआर कह रहे थे, वो किसको दे देते हैं? आरबीआई को दे देते हैं। तो आरबीआई के पास एक बक्सा और है जिसमें सारा का सारा कमर्शियल बैंकों का कौन सा पैसा रखा हुआ है? सीआरआर वाला। तो ये भी आरबीआई का एक फंक्शन हो गया, है ना जी। उसके बाद देखो आरबीआई का अगला फंक्शन लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। ये किस चिड़िया का नाम है? जब कमर्शियल बैंक के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो कमर्शियल बैंक जो है वो किससे लोन ले लेता है? आरबीआई से। तो कमर्शियल बैंक टेक्स हेल्प फ्रॉम आरबीआई इन फाइनेंशियल इमरजेंसी। मतलब बिल्कुल ही जब ऐसे हालात आ गए जब कहीं से पैसा नहीं मिल रहा कमर्शियल बैंक को, अचानक से ऐसे हालात आ गए, तो फिर ऐसे में कौन मदद करेगा उस कमर्शियल बैंक की? आरबीआई। तो इसको भी बोल सकते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसके अलावा आरबीआई का छठा फंक्शन क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो ये मुझे पता है कि बच्चों को नहीं पता, है ना क्रिश? तुम्हें भी नहीं पता? दो बैंक आपस में लेन देन करानी हो तो वो आपस में लेन देन कौन कराएगा? आरबीआई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब ये है कि भाई मान लो खूब सारे कमर्शियल बैंक्स हैं और कमर्शियल बैंक्स को आपस में कुछ ना कुछ लेन देन करनी होती है कि इसे इसे देना है, इसको इसको देना है, इसे इसे लेना है, जो भी है मतलब आपस में। तो इन सब का आपस में जो भी एक दूसरे का ड्यूज़ है, ड्यूज़ को क्लियर करना, ये किसका काम है? आरबीआई का। जैसे घर में नहीं होता, घर में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कह रहा है दादाजी इसने मेरे 10 रुपये ले लिए, वो कह रहा है दादाजी इसने मेरी चॉकलेट ले ली, वो कह रहा है दादाजी इसने मेरी टॉफ़ी ले ली। तो दादाजी सारे बच्चों को बुला के कहेंगे ठीक है अब एक काम करो, मैं सबका क्लियर करता हूँ, एक टॉफ़ी तुम ले लो, 10 रुपये तुम ले लो, चॉकलेट तुम ले लो। तो सारे बच्चों के बीच में क्लियरिंग कौन कर रहा है? दादाजी। इसी तरह सारे बैंकों के जो भी आपस में ड्यूज़ हैं एक दूसरे से लेने वेने वाले, वो सब क्लियर कौन करेगा? आरबीआई। तो ये हो गया जी क्लियरिंग हाउस फंक्शन। लेकिन सारा खेल जो है वो इस सातवें फंक्शन का है जिसके लिए आरबीआई का जन्म हुआ है, जिसको आप क्या कहते हो? कौन सा फंक्शन? क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन, जिसको बच्चा बच्चा गली मोहल्ले में क्या कहता है? मॉनेटरी पॉलिसी। क्योंकि आरबीआई के इसी फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी, है ना। तो ये बेसिकली आरबीआई कब फॉलो करता है? आपने कल पढ़ा था, इन्फ्लेशनरी या डिफ्लेशनरी सिचुएशंस में। मतलब कि जब इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड हो या डेफिशिएंट डिमांड हो, तब वो इन हथकंडों का, इन फंक्शंस का उपयोग करता है। मेनली एक्सेस डिमांड आप कह सकते हो, उसके के हिसाब से हम ज़्यादा पढ़ते हैं। तो आइए उस पर भी एक चर्चा की जाए। तो सबसे पहले तो होते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स कौन से होते हैं कृष भाई? हाँ, जैसे एक तो होता है बैंक रेट, बिल्कुल सही। तो बैंक रेट आप सबको बच्चों को पता है कि क्या होता है बैंक रेट? जब क्या करता है आरबीआई? चलो सिंपल बता देता हूँ। तो मान लो एक कमर्शियल बैंक है और ये आरबीआई है। कमर्शियल बैंक ने आरबीआई से लिया लोन, ठीक है, लंबी अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। तो कमर्शियल बैंक बदले में इंटरेस्ट पे करेगा,
तो इस इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? बैंक रेट। तो मान लो ये इंटरेस्ट है 10%, तो दिस 10% इज़ नोन एज बैंक रेट, इसे बोलते हैं जी बैंक रेट। ठीक है ना। तो कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेता है, उस पर जो इंटरेस्ट देता है उसे हम बोलते हैं बैंक रेट। बाकी बैंक रेट क्या करेगा आरबीआई, वो आपको कल पढ़ाया था कि अगर एक्सेस डिमांड होगी तो बैंक रेट को बढ़ा देगा। उसके बाद रेपो रेट क्या होता है? इसमें भी कमर्शियल बैंक जो है वो आरबीआई से क्या करता है? लोन लेता है, लेकिन ये लोन जो लेता है ये लेता है छोटी अवधि के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। तो बदले में वो इंटरेस्ट पे करता है, तो उस इंटरेस्ट को हम क्या कह देंगे? रेपो रेट। तीसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? हाँ, इस बार उल्टा होता है। इस बार कमर्शियल बैंक जो होता है वो आरबीआई के पास कुछ पैसे अपने रखवाता है, वो डिपॉजिट करवाता है, कहता है दादाजी मेरे पैसे आप रख लो अपने पास डिपॉजिट करके। तो दादाजी उसके पैसे के बदले में उसको क्या देंगे? इंटरेस्ट देंगे। तो इस इंटरेस्ट को हम क्या कहेंगे? रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद चौथा होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन में क्या होता है? हाँ, अब आरबीआई जो होती है वो क्या करती है? वो पब्लिक से या कमर्शियल बैंकों को, किसी को भी समझ लो, या तो उनसे खरीद लेती है या सेल कर देती है। क्या कर देती है? सेल या खरीद? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो हमने कल पढ़ा था ना कि अगर एक्सेस डिमांड होगी तो क्या करेगी? सेल कर देगी, और अगर डेफिशिएंट डिमांड होगी तो बाय कर लेगी। हाँ, नहीं होता है, कमर्शियल बैंक को भी दे देता है कई बार, मतलब दोनों आ गए, जिसका मन करे उसको, तो दोनों बना दिए वहाँ झोंपड़ी के आगे। तो ये हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशंस। और कौन सा होता है पांचवा क्वांटिटेटिव मेथड? सीआरआर या एसएलआर। ये आपने पढ़ ही लिया, ये आपको पता ही है कि क्या होता है। मतलब कमर्शियल बैंक जो पैसा अपने पास रखता है तो एसएलआर, कमर्शियल बैंक अगर आरबीआई के पास कुछ पैसे रखता है तो सीआरआर। तो इन 5 मेजर्स को तो हम कहते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। लेकिन फिर आते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। तो क्वालिटेटिव मेजर्स कौन से हो गए? हाँ, 2 हैं मेन। एक हो गया मॉरल सुएशन। तो मॉरल सुएशन का तो मतलब ये है कि आरबीआई जो है वो क्या करता है? कमर्शियल बैंक को या तो लेटर्स लिखता है, चिट्ठी लिखता है, उन्हें एडवाइस करता है, कहता है भाई समझ जाओ, है ना, परसुएड करता है, रिक्वेस्ट करता है। कई बार अगर वो मानते नहीं है रिक्वेस्ट करने पर तो डांट भी लगाता है ना। मतलब ये सब चीज़ों को आप कहते हो मॉरल सुएशन। और दूसरा कौन सा होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट उसे बोलते हैं कि अगर आप बैंक से लोन लेने गए, ठीक है, तो बैंक आपको लोन तो दे देगा, मान लेते हैं 100 रुपये का, लेकिन बदले में आपसे वो क्या रखवाएगा? सिक्योरिटी। अब कितने रुपए की सिक्योरिटी रखवाई? 120 रुपये की। तो आप मार्जिन कितने रुपए का होगे कि बैंक ने रख लिया अपने पास? 20 रुपये। तो इसे कहते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो एक्सेस डिमांड के केस में आपने कल पढ़ा ही था कि बैंक क्या करता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है, इंक्रीज़ कर देता है। तो बेसिकली ये सारे वो मेजर्स हैं जो आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आते हैं, चाहे क्वांटिटेटिव हो चाहे क्वालिटेटिव हो, है ना। तो ये बेसिकली एक वैसे होता है क्रेडिट रैशनिंग। लिख दूं वो भी? हाँ सर लिख दो। क्रेडिट रैशनिंग क्या होता है कि कई बार आरबीआई लिमिट्स लगा देता है, या कुछ पर्टिकुलर एरियाज में कहता है कि हाई इंटरेस्ट चार्ज करो, या कुछ पर्टिकुलर एरियाज में कहता है लो इंटरेस्ट चार्ज करो। अब जैसे आप बैंक से एजुकेशन लोन लेने जाओ तो बैंक आपसे कितना इंटरेस्ट लेगा? कम। और बैंक में चले गए मुझे बिजनेस लोन चाहिए, पर्सनल लोन चाहिए, तो बैंक आपसे कितना इंटरेस्ट लेगा? हाई। तो बस ये सब कलाकारियों को क्रेडिट रैशनिंग कहते हैं। ये चलता भी है ना।
तो इसको बोलते हैं क्रेडिट रैशनिंग। तो बेसिकली ये सब आरबीआई के हथकंडे हैं क्रेडिट को कंट्रोल करने के।